Everyone, so welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 10 देख रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट। और 10th चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें NCERT का पैराग्राफ नंबर 3 लेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। और अपनी बुक्स पे पेंसिल के साथ या हाईलाइटर के साथ जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, आप साथ साथ में वो लिखते जाएंगे, ठीक है बच्चे। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमने देखना है इस वीडियो में। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। देखो, कल्चर होता है जब हम खुद से ग्रो करवाएं, जब हम खुद से सेल की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, उसको कल्चर कहते हैं। मानो हमने ह्यूमन सेल का यूकैरियोटिक सेल किस में देखा, यूकैरियोटिक सेल साइकिल हमने किस में देखा, एक कल्चर मीडियम में देखा। दीज सेल डिवाइड वंस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर, मतलब 24 आवर में एक ही बार सेल डिवाइड हो रहा है। कौन? ह्यूमन सेल, एक कल्चर मीडियम में, ठीक है बच्चे। फिर बता रहा है हाउ एवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में अगर 24 आवर में एक बार डिवाइड हो रहा है तो सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होगा, वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, लाइक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में भी वेरी कर सकता है। बता रहे हैं कि ईस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, इसकी एग्जांपल देके बता रहा है कि कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो बोल रहा है कि जो साइकिल हमारा सेल 24 आवर में कंप्लीट करता है, वही फंजाई का जो यूनिसेलुलर ईस्ट है वो 90 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो पहले ही बोला था कि ये वेरी कर सकता है लाइफ साइकिल सेल का, ठीक। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इंटू 2 बेसिक फेज, एक इंटरफेज है और दूसरा एम फेज है, जिसको माइटोसिस फेज कहते हैं। आप डायग्राम में देख लो बेटा, डायग्राम में देखो, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पार्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एम फेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, एम फेज है बच्चे। तो इसके अलावा जितना भी पार्ट आप देख रहे हो, तो ये कौन सा पार्ट है बच्चे, ये आपका इंटरफेज है। कौन सा फेज है बच्चे, इंटरफेज है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल जो अपना ज़्यादातर टाइम किस में टाइम निकाल देता है, इंटरफेज में। इंटरफेज में आपकी G1 आ जाती है, S आ जाती है और G2, मतलब सेल अपनी ग्रोथ और DNA की रेप्लिकेशन में 95% टाइम दे देता है। और एम फेज में जब वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवाइड करेगा जब, तो तब टोटल 1 आवर, इट मीन्स 5% आउट ऑफ 100, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इंटरफेज में सेल कितना टाइम कंज्यूम करता है और एम फेज में कितना करता है। क्वेश्चन आया है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बता रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या बता रहा है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इन ह्यूमन विच डिवाइड डिवाइस इन 24 आवर। ट्वाइस नहीं आएगा बच्चे, वंस आएगा, वंस। क्या आएगा बेटा, वंस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्वाइस की जगह क्या आना था, वंस इन 24 आवर। सेकेंड में ड्यूरेशन ऑफ सेल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बट नॉट सेल टू सेल, बट ऑल्सो सेल टू सेल, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ईस्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन इज 90 आवर, नहीं 90 मिनट्स, ये भी गलत हो गया। सेल साइकिल डिवाइडेड इंटू 2 फेज, इंटरफेज और एम फेज। इसमें 23 आवर्स लगते हैं इंटरफेज में और एम फेज में 1 आवर लगता है। ये बिल्कुल सही है, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4, देखना बच्चे। इसमें क्या बता रहा है कि द एम फेज रिप्रेजेंट द फेजेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। सेल डिवीजन और माइटोसिस जो होती है बच्चे, इसमें देखना आपका जो इंटरफेज है रिप्रेजेंट करता है फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे पहला सेल साइकिल, तो ये इसका एम फेज आ गया, ये एम फेज आ गया बच्चे। और ये दूसरा सेल साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये डॉटर सेल आगे जाके पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेगा और ये पेरेंट सेल G1 में जाएगा, फिर S में, G2 में, और फिर 2 डॉटर सेल बनेगा। तो मतलब एक एम फेज हमारे पास ये आ जाती है, जहाँ पर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होती है, और एक एम फेज हमारे पास क्या। तो इन दोनों सक्सेसिव एम फेज के बीच में हमारा क्या आता है, इंटरफेज आता है, राइट, समझे बच्चे। इट इज़ द सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, ठीक है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली अबाउट एन आवर, ठीक है। तो 24 आवर में मैक्सिमम टाइम जो होता है
वो कहाँ लगता है, इंटरफेज में लगता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, जिसमें माइटोटिक फेज में सिर्फ हमें, माइटोसिस में सिर्फ हम लोगों को क्या लगता है, 1 आवर लगता है। ठीक है, मतलब डॉटर सेल बनने में या एम फेज़ में हमारे पास सिर्फ 1 आवर लगता है और 95% 23 आवर्स जो हैं हमारे इस फेज़ में लग जाते हैं, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब आपको क्वेश्चन करना है, एम फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोसिस ऑकर इन इंटरफेज बिटवीन 2, ये भी ठीक है। ह्यूमन सेल डिवाइड लास्ट फॉर 1 आवर एंड 24 आवर्स, ये भी ठीक है। इंटरफेस मोर देन 95 ऑफ द सेल साइकिल, ऑल आर करेक्ट। ठीक है बच्चे, अब हम लोग इसमें देखते हैं। देखना बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताऊंगा, फिर हम पैराग्राफ 5 पे जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, और ये क्रोमेटिड है, ठीक है, और उसके अंदर ये रेड कलर का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर से देखो, ये सेंट्रोमियर है बच्चे, ये क्या है, सेंट्रोमियर। एक सेंट्रोमियर के ऊपर एक क्रोमेटिड भी हो सकता है और एक सेंट्रोमियर के ऊपर 2 क्रोमेटिड भी हो सकते हैं। देखो, एक रेड कलर का क्रोमेटिड आपको इस साइड दिख रहा है और एक ब्लू कलर का क्रोमेटिड आपको इस साइड दिख रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कि एक सेंट्रोमियर में एक क्रोमेटिड भी हो सकता है और एक सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सेंट्रोमियर अगर है बच्चे तो एक ही क्रोमोसोम होता है ना। क्रोमेटिड 2 होने से 2 क्रोमोसोम नहीं हो जाएंगे। अगर एक सेंट्रोमियर है 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है बच्चे, एक सेंट्रोमियर पे एक क्रोमेटिड भी हो सकता है। तो एक सेंट्रोमियर इक्वलेंट टू 1 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है, बट यहाँ पर क्रोमेटिड कितने हैं बच्चे, 2 क्रोमेटिड हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे कि हमारे पास एक सेंट्रोमियर के पास एक क्रोमेटिड भी हो सकता है और एक सेंट्रोमियर के पास 2 क्रोमेटिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमेटिड हैं तो उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और अगर हम 2 सेंट्रोमियर के क्रोमेटिड को देखेंगे, इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड, तो उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, जब भी जीन एक्सचेंज होते हैं वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होते हैं। वो अभी आपने नहीं पढ़ने, वो हम आपको आगे बताएंगे। देखो, द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। द एम फेज जो स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन से होता है, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कैरियोकाइनेसिस। एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। फिर क्या हो जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। द इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, लॉन्गेस्ट फेज है। इज द टाइम ड्यूरिंग एच विच द सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन्स एंड अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड रेप्लीकेशंस इन ऑर्डरली मैनर। तो इंटरफेज में क्या क्या होता है, इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब अपना साइज अटेन करेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करेगा, और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन करेगा इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखो यहाँ तक ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक ट्रिक से समझाता हूँ इसको, यहाँ पे देखना बच्चे। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इंटरफेज देखो 1 2 3, इंटरफेज की कितनी टाइप आ गई, 3 टाइप आ गई। ठीक है बच्चे, तो G1 फेज को हम गैप 1 बोल सकते हैं, S को सिंथेसिस फेज, और G2 को हम लोग गैप 2 फेज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है, ये एक पेरेंट सेल है बच्चे, ये एक पेरेंट सेल है, और इसके अंदर बताओ अब क्रोमोसोम कितने, पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम बच्चे, 4 क्रोमोसोम। अब 4 क्रोमोसोम हैं तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है बच्चे। ठीक है, ये आ गया आपका न्यूक्लियस, और इसके बाहर जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चे,
और उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रियोल भी होता है बेटा। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं कि पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 4। G1 फेज में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ही रहेगा G1 में, बट क्या हो जाएगा, वो अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज कर देगा। सेंट्रियोल भी उतना ही रहेगा G1 में। एस फेज में क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 4 रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 4 रहेगा, बट एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, टोटल डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा। देखो इधर, अगर पेरेंट सेल के पास 2C क्रोमेटिड था तो अब G1 में तो वैसा ही रहा बच्चे, बट एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट कर गया तो अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज कर, तो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में सेम रहते हैं, बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। समझ आए बच्चे, देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, पहले कैसा था, सिर्फ ऐसा था, बट अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अब ऐसा हो, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया एस फेज में। ठीक है बच्चे, तो आप इसमें ये चीज़ बताओगे कि टोटल डीएनए अमाउंट पेरेंट सेल में 2C, G1 में भी 2C, बट एस में जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो 4C हो गया बच्चे, और उतना ही G2 में भी रहेगा 4C ही। अच्छा, जब आपका एम फेज आ जाएगा, देखो ना बच्चे, पेरेंट सेल G1, S, G2 और एम फेज, तो कहीं ना कहीं आपका ये पूरा सेल साइकिल हो गया। तो इस एम फेज में अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी, तो जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी बच्चे, तो दोबारा से पेरेंट सेल की तरह ही तो क्रोमोसोम का कंटेंट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये अगर मानो ऐसे है तो मतलब एक कॉपी इधर जाएगी और एक कॉपी इधर जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं, देखो पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं, पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है बच्चे। G1 में कितने हैं, एक क्रोमेटिड है। एस में कितने हैं, 2 क्रोमेटिड आ गए। देखो यहाँ पर एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड, G2 में 2 क्रोमेटिड। फिर दोबारा से आपके एम फेज में क्या हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो गया। ठीक है बेटा, और डीएनए कंटेंट भी दोबारा उतना ही हो जाएगा, 2C हो जाएगा, क्योंकि एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम है। 4C कब होता है, जहाँ पर एक क्रोमेटिड के ऊपर, जहाँ पर एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखो बच्चे, प्रॉपर समझ में आपको आ जाएगा। एस फेज में हमारा क्या हुआ था, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था साइटोप्लाज्म में, ये देखो। ठीक है, क्रोमेटिड 1 से 2 हो गए थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट 2C से 4C हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा यहाँ पर। एम फेज स्टार्ट विद साइटोकाइनेसिस एंड विद कैरियोकाइनेसिस, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया बच्चे, स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड विद साइटोकाइनेसिस था, ये गलत हो गया। इंटरफेज इन रेस्टिंग फेज, सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन, हैव बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, बी सही है। इंटरफेस डिवाइडेड गैप 1 एस एंड G2 फेज, बिल्कुल बी और सी जो है वो आपका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता पाया हूँ अभी तक। अब पैराग्राफ नंबर 7 में जाते हैं। 7 में क्या बताता है, G1 फेज कॉरस्पॉन्डिंग द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे आपका G1 फेज है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि जो G1 फेज है बच्चे, वो इंटरवल किस किस के बीच का है, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन से पहले और माइटोसिस के बाद का जो फेज़ होता है वो आपका G1 फेज़ होता है। क्या है बच्चे, G1 फेज़ होता है। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, क्योंकि उसको डिवाइड करना होता है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रो का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होना सेल ऑर्गेनेलिज्म में, बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। आप G1 में कभी डीएनए का कंटेंट डबल होते हुए नहीं देखोगे। सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक प्लेस। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। अब क्या हो जाएगा बच्चे, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो होगा वो पर सेल डबल हो जाएगा। जैसे इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C बट देन इट इंक्रीज टू 4C।
जैसे यहाँ पे तुझे मैं बता रहा था अभी, यहाँ पे बता रहा था अमाउंट ऑफ डीएनए इनिशियली कैसा है 2C है, बट डीएनए रेप्लिकेशन के बाद कैसा हो गया 4C, जो आपके G2 में भी रहेगा। बट जब हमारे माइटोसिस होकर 2 डॉटर सेल बन जाएंगे बच्चे, तो दोबारा कैसा हो जाएगा 2C हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको ये समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है बच्चे, तो 8th पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे को कोई यहाँ तक 7 पैराग्राफ तक डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आज हमने 5 पैराग्राफ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, 2 पैराग्राफ हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।